हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो ड्रीम मम ट्रू। मैं इस चैनल पे प्रेगनेंसी, मदरहुड, मदर केयर और मेरी 1 साल की जर्नी बीइंग अ मदर मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं बात करूँगी कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, उस टाइम पे आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। इतने सारे सवालों का जवाब कभी कभी ना हम किसी से पूछ पाते हैं और ना किसी से शेयर कर पाते हैं। तो मैं आज आपके साथ वो सवालों के बारे में बात करूंगी जो मेरे मन में मेरी डिलीवरी से पहले आए थे। साथ ही में कुछ मेरे सजेशंस हैं जो शायद डिलीवरी से पहले आपको अपने लिए कुछ तैयार करके चीज़ें रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी अगर आपकी ड्यू डेट पास है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं मदरहुड से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सीख रही हूँ एक दोस्त की तरह आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। वीडियो शुरू करते हैं। जब मुझे कोलेस्टेटिस हो गया था तो मुझे रोज़ एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। मुझे इतनी खुजली, इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत होती थी। और बीइंग एन इंडियन हाउसवाइफ, बीइंग एन इंडियन बहू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर पे नहीं बता सकते, या कभी कभी अपनी हिसाब से कुछ काम नहीं कर सकते। ऑल्दो मेरे साथ इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं थी दिन में, बट रात में मेरे को रोना आता था कि मुझे नींद नहीं आ रही। मैं अभी भी उस फेज़ में जा रही हूँ ना। आज इस बात को 1 साल हो गया, तो मुझे अभी भी ना डर लग रहा है उस बारे में बात करते हुए। बट अगर आप सेम सिचुएशन में हो, आपको कोलेस्टेटिस यानी खुजली की प्रॉब्लम हो गई है, इसका फैंसी नाम है ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस, पर ये ऑब्वियसली प्रेगनेंसी की खुजली है जिसमें हमारे लिवर में इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी डिटेल वीडियो आपको इन 3 वीडियोस में मिल जाएगी, सारी डिटेल। ये लंबी वीडियोस हैं क्योंकि हर डिटेल जाननी एक एक सेकंड की ज़रूरी है। इनको ज़रूर देखना। जब मुझे कोलेस्टेटिस हो गया था तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि बस अब कुछ हो जाए, या तो डिलीवरी हो जाए या बस कुछ हो जाए, मुझे इस खुजली से निजात चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लग गई थी, नींद पूरी नहीं होती थी, पेट भारी हो रहा था, बॉडी का इतना वेट बढ़ चुका था। मैं 70s में आसपास रही, उस टाइम पे मेरा 85 के करीब वेट था। 15 किलो बढ़ना अपनी बॉडी में बहुत बड़ी बात है। तो आप इस चीज़ों से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे। पर अब मैं उस बैक टू फेज़ में जा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ये हो रहा है कि यार मैंने कितनी हिम्मत कर ली। तो उस टाइम पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें 7th मंथ के बाद रिस्ट्रिक्शन पड़ जाती हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना। मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं कोविड के टाइम पे कंसीव करा हुआ था, मैं कोविड के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मेरे पे बाहर आने जाने की बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी क्या, मतलब हम खुद ही डरते थे कोविड के टाइम पे। बस हॉस्पिटल गई हूँ मैं, अब अपने घर भी नहीं गई। और हमेशा ऐसा रहा है कि बस घर, घर से हॉस्पिटल। मैं जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ आपके पोस्टमार्टम की तैयारी की। मैंने अपने हॉस्पिटल बैग बिल्कुल एंड में लगाया है, पर क्या पता आपके साथ क्या सिचुएशन हो जाए, आप एंड पे ना लगा पाओ। तो आप बच्चे के लिए कितनी सारी तैयारियां करते हो, आप अपने लिए कितनी तैयारियां करते हो। सिर्फ पहले 40 दिन की तैयारी मत करो, आप पहले 6 महीने की तैयारी करो। ये चीज़ मैंने फेस करी है। मैं 1 साल में, ऑल्दो मेरी जॉइंट फैमिली है, सब इतने सपोर्टिव है, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ और ये कोई झूठ नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बोल पाते, या मेरी सिचुएशन अलग है, आपकी अलग है। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हो, तो मतलब मेल मेंबर्स को ये सब नहीं पता, आपको ही नहीं पता मेल मेंबर्स का तो क्या होगा। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने फर्स्ट 6 मंथ के लिए तैयार करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अपने लिए एक हेल्पर ले लो, अपने लिए एक हेल्पर अरेंज कर लो। अगर आपके पोस्टमार्टम के टाइम पे कोई एक बंदा ऐसा नहीं है आपकी फैमिली में से जो आपको हर तरीके का सपोर्ट दे सकता है, बी इट आपका बेबी संभालना है, बी इट आपकी हल्की फुल्की मसाज करनी है, आपके पोस्टमार्टम, आपके जापे का टाइम निकालना है, तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लो। आजकल बहुत सारी ऐसी गूगल पे वेबसाइट्स हैं जो पैकेजेस निकालते हैं
कि आपका पोस्टपार्टम हम ईज़ में निकालेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर लो। मेरे केस में मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है 10 मेंबर्स की, तो और उसके अलावा भी मेरी सिस्टर इन लॉ है, बहुत लोग हैं, मेरी मदर है, बहुत लोग हैं मेरे पास। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं हुई, पर वो लोग खड़े थे मेरे साथ। मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस या कमेंट्स पढ़े हैं कि हम अलग रहते हैं, अब हम अपने जापे का टाइम कैसे प्लान करें। अगर आपको फर्स्ट टाइम है, आपसे प्लान नहीं हो रहा, तो आप हेल्प लो किसी की, पर आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, अपना हॉस्पिटल बैग, अपने मैटरनिटी पैड्स, अपने ब्रेस्ट पैड। आपका अगर दूध बनेगा, आप सबके सामने जाओगे तो ब्रेस्ट लीकेज होगी, आपका पैड फिक्सेटर, ये सारी चीज़ें, ये मैं बार बार वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं रिपीट करूँगी, ये सारे वीडियोस इनको देख लेना, आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। अगर मैं इन्हें बार बार समझाने लगूँगी हर वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन सब चीज़ों के कम से कम 2-2 पैकेट खरीदो, और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैटरनिटी पैड और फिक्सेटर आपकी डिस्पोजेबल पैड और पैंटी होता है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं अपने नॉर्मल पीरियड्स वाले पैड यूज़ कर लूँगी अपना जापा टाइम में, तो यहाँ आप गलत हो। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे आपकी सिजेरियन है, इसकी पूरी डिटेल इन वीडियोस में मिल जाएगी। ये पैड वाली वीडियो तो ज़रूर देखना। ये सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपको आपका 7th मंथ चढ़ता है वैसे ही आप सारी तैयारी कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके साथ इमरजेंसी, भगवान न करे, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो उस टाइम पे आप ये तो नहीं कहोगे कि रुको मैं हॉस्पिटल 10 मिनट बाद जाऊँगी, मुझे पैकिंग करनी है। अपना गो टू बैग हमेशा रखो, अपनी इमरजेंसी किट रखो, उसमें टॉयलेटरीज रखो, दुनिया भर की चीज़ों की मैंने लिस्ट बना रखी है आपके लिए और आपके बेबी के लिए, आप ये भी देख सकते। अपने लिए मैटरनिटी गाउन ले लो और कुछ लूज़ क्लोथ्स, अपने ओवरसाइज्ड प्रेगनेंसी के क्लोथ्स अपने बैग में ज़रूर रखना। ये मत सोचना कि मैं प्री प्रेगनेंसी अपने घर में जो एक होम कमिंग की वीडियो है वो टाइट जीन्स में बनवाऊंगी, बॉडी ख़राब हो जाएगी। मैं गाउन में आई थी और लिटरली जो गर्म चादरें होती हैं उनमें लिपटी हुई आई थी। मेरे पास वीडियो है, मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। मुझे उस टाइम पे ये नहीं था कि मेरे को कोई भी कैसे देख रहा है या मैं चादर लपेट के आ रही हूँ। मुझे उस टाइम पे फील नहीं हो रहा था कि मैं कैसी दिख रही हूँ या कैसी लग रही हूँ। उस टाइम पे मुझे था कि मैं अपनी बॉडी पूरी ढक के रखूँ। मैंने टोपी पहनी हुई थी, 2-2 मास्क पहने हुए थे कि फेस पे भी ठंड लग रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है उस टाइम पे ये मत सोचना कि आप प्री प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी वाले कपड़ों में फिट हो जाओगे। अपने लिए 2-3 साइज़ ऊपर ही रखना। बॉडी इतनी ज़्यादा, मसल इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि आपको अपने कपड़े भी चुभते हैं और दर्द करते हैं। मैं डरा नहीं रही, मैं वो चीज़ से आपको बचा रही हूँ जो कुछ चीज़ें मैंने फेस करी हैं। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने प्रेगनेंसी पिल्लो यूज़ नहीं करा है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो ज़रूर लें, नहीं तो आपकी पीठ में बहुत दर्द होगी। ऑब्वियस सी बात है कि यार कम से कम आप 1 साल तो अपने बच्चे को फीड करवाओगे। तो उस टाइम पे ये मेरे साथ हुआ है। ऑल्दो मैं प्रेगनेंसी पिलो यूज़ करा है मैंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे, बट मैंने उसे कुछ टाइम तक फीडिंग पिलो भी बनाया था। इसी वजह से मैंने फीडिंग पिलो नहीं लिया। पर तब जब तक फर्स्ट 40 डेज़ या 1 महीना वो इतना बड़ा पिलो, मैं उसे हर वक्त लेके कैसे बैठती और कैसे करती, कुछ टाइम बाद मैंने नॉर्मल अपना जो तकिए वगैरह होते हैं उससे रख के फीड कराना शुरू कर दिया था। अब जो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं गलती क्या करती थी, हृदयांशी का लेवल ऊपर करने की बजाय, जो कि फीडिंग पिलो बहुत काम करेगा, मैं उसके लिए झुक जाती थी। मेरे झुकने से क्या होता था, 2 चीज़ें हुई। एक, मेरी ब्रेस्ट सैग हो गई। मैं अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी पे हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आफ्टर फीडिंग मेरी ब्रेस्ट कैसे रहेगी, बट मुझे पहले से काफ़ी मेजर चेंज दिखा है कि ब्रेस्ट सैग हो गई है मेरे झुकने की वजह से। एक तो आपका झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फीडिंग पिल्लो लेते हो तो। दूसरा, आपकी पीठ में दर्द नहीं होगी। मेरे साथ ये दोनों ही फैक्टर्स हैं, तो ये मेरी गलती है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। प्रेगनेंसी से पहले अपनी डाइट प्लान करो और हर वो चीज़ घर में ला के रखो या बनवाओ जो उस टाइम पे आपको खानी चाहिए। और इसी के साथ मेरा दूसरा पॉइंट है कि वेट गेन की चिंता मत करना। अगर आपको आपका डॉक्टर या कोई भी आज की मॉडर्न सोसाइटी बोले कि आप आपकी बॉडी वापस नहीं आ पाएगी, आप डाइट मत खाओ, हमारा वो वाला लाइफस्टाइल नहीं रहा जो पहले की लेडीज़ का रहता था, उनकी सारी बकवास बिल्कुल मत सुनना। और अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ये मतलब लिटरली वाहियात बात है। सॉरी टू से मेरा ऐसा कहना, बट मैं बहुत हक से बोल रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है वो सब हेल्दी रहें।
मैं मीठा नहीं खाती, और ये बात मैं आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो। मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती, पर मैंने अपने जापे के टाइम में इतना मीठा खाया है, इतना मीठा खाया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। मेरे आगे जो सामान रखा है ना जिसने, मैंने वो खाया है। ये वही रीज़न है कि आज मैं आपके सामने फिट और हेल्दी बैठी हुई हूँ। मैंने इतना घी खाया है, इतनी डाइट खाई है, इतना वो कौन से वो गोंद के इतने बड़े बड़े लड्डू, अगर मुझे मेरी मदर इन लॉ ने एक लड्डू दिया है ना, तो मतलब मैंने उसे चुपचाप खाया बिना ये करे कि नहीं मम्मी मेरे से खाया नहीं जा रहा। और दूध पिया है मैंने, मेरे से दूध नहीं पिया जाता, मैंने दूध में सिर्फ चाय पत्ती डाल के दूध पिया है। मैंने पूरे पूरे दिन खिचड़ी खाई है अपने जापे के टाइम में भी और उसके बाद भी। और मैंने अजवाइन खाई है भून के। मैंने बहुत सारे काम ऐसे करे हैं जो टचवुड में 1 साल हो गया है मैं ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रही हूँ। मेरे को कोई भी कमी नहीं है। नहीं तो बोला जाता है सी सेक्शन के बाद शरीर ख़राब हो जाता है। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, कोई शरीर ख़राब नहीं होता। मैंने 7th, अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है स्टिचेज़ में, तो मैंने पहले दिन से, जिस दिन से मैं घर आई हूँ उस दिन से मैंने घी खाया है। मैंने मेरे घर वालों ने मुझे खिलाया है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, मैंने खाया है। मैंने सी सेक्शन के बाद, अब ये मत करो कि आप कटोरियों पे कटोरी पी रहे हो। देखो, आप पहले दिन जब मैं आई थी, मुझे याद है जब मैं पहली बार हृदयांशी को लेके घर में घुसी थी, तो मम्मी ने मेरे लिए चाय बनाई थी, एक मुझे रस दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ट्रांजिशन पीरियड था बिल्कुल 3 दिन बाद। 1.5 दिन तक तो हमें भूखा रखते हैं। उसके बाद मैं जूस पे आई थी, जूस भी नहीं था, अजवाइन और जीरे का पानी था। हॉस्पिटल में मुझे यही सब मिल रहा था। जब मैंने 4 दिन बाद खाना खाया था, तो मेरा पहला खाना था खिचड़ी, और साथ में उन्होंने 2 चम्मच घी डाला था एक प्लेट में। तो ये ज़्यादा नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मेरे केस में देखो, मैंने खाया है, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको कोई स्टिचेस में दिक्कत हो जाती है, भगवान ना करे 7 दिन बाद, तो आप अपने डॉक्टर के हिसाब से चलो। मेरी डॉक्टर की लाइन थी कि जब अब तुम 1 महीने बाद आओगी तो अपना वेट बढ़ा के मत आना। इसका मतलब यही था कि आप अपना ये सब खाना मत खाना। मैंने उनकी नहीं सुनी, और मेरा वेट बढ़ा नहीं, मेरा वेट कम हुआ था। मेरा वेट फर्स्ट मंथ में ही 7 kgs रिड्यूस हुआ था, सब कुछ खाते पीते हुए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है तो आप ये 4-5 वीडियोस ज़रूर देखना। और ये मैं अपने व्यूज़ के लिए नहीं, ये मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। जब आप घर में वापस आओ तो पूरे ढक नप के आना, कैप पहनना, सॉक्स पहनना, गाउन पहनना, पजामी पहनना, और अगर गर्मियों का सीज़न है तब भी पहनना। ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपकी नॉर्मल होगी या सीजन आपको ठंड बहुत लगेगी, पर आप ये सोचो कि आपको गर्मी लग रही है या गर्मी का मौसम है, मैं ठंड के कपड़ों में कैसी लगूंगी, कुछ मत सोचना। उस टाइम पे आपकी हेल्थ ज़रूरी है। अगर आप जिम वाले बंदे हो, यानी आप जिम करते हो या आप फिटनेस फ्रीक हो, भूल के भी सिजेरियन के बाद 1 साल तक कुछ मत करना एक्सरसाइज के अलावा। चाहे आप नॉर्मल हो चाहे कुछ भी हो, मैं आज भी बता रही हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया मेरा सिजेरियन हुए हुए। हृदयांशी का बर्थडे अभी 14 जनवरी को था। मैं आज भी ये चीज़ बता रही हूँ कि मेरे लोअर एरिया में, यानी जहाँ स्टिचेस लगे थे, जहाँ से कट लगा था, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो सेंसेशन है नमनेस वाली। और कोई रीज़न नहीं है, मैं सब कुछ चेक करवा चुकी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि हमारी बॉडी की 7 लेयर्स काटी जाती हैं सिजेरियन में, तो उन्हें हील होने में टाइम लगेगा। मैं आज भी मोटी हूँ मेरा अभी भी 73 पे वेट स्टक है। ऑल तो मैंने 85 से 73 करा था, बीच में 69 भी हो गया था, बट ऊपर नीचे चलता रहता है। मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, मैं खाती भी हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं स्टार्व करूँ और फिर निरांशी को फीड कराऊँ। सो मुझे इस टाइम पे नहीं मतलब कि इस टाइम मैं कैसी दिख रही हूँ, अगर मैं अंदर से हेल्दी नहीं हो पा रही, अंदर से हील नहीं हो पा रही, तो मत जाओ जिम। मैं भी जाती थी, मैं उस लेवल तक पहुंच चुकी थी जब मैं 42 kgs के टायर्स उठाती थी। और आज की डेट में मतलब मेरी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी कि मैं हृदयांशी को 10 मिनट के लिए भी नहीं उठा पाती। कितने की होगी वो, 7-8 किलो की होगी। और वो मैं तब बोल रही हूँ जब मैं इतनी डाइट, इतना प्रिकॉशंस, इतना सब कुछ लेने के बाद कर रही हूँ। आप सोचो अगर आप ये सब भी ना करो, उसके बाद आपका क्या हाल होगा। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं। मैंने बाहर का खाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, 3 महीने से पहले ही शुरू कर दिया था, जो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं मर रही थी बाहर का खाना खाने के लिए। क्योंकि मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मेरे को कोई क्रेविंग मेरी पूरी नहीं हुई।
तो बस मुझे लगा था कि हृदांशी के होते ही लॉकडाउन ओवर हो गया, बस अब ज़िंदगी नॉर्मल हो गई, मुझे सब कुछ खाना है। तो ये थी मेरी गलती। अगर आपको ये गलती नहीं करनी तो इस चीज़ का अपना माइंडसेट बना लो कि चाहे आपको 2 साल रुकना पड़े पर रुको। 1 साल आपका प्रेगनेंसी का और 1 आपका पोस्टपार्टम का। और तो मुझे इस चीज़ों से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो बैलेंस हो गया मेरी डाइट वगैरह से। अगर मैं खाती हूँ तो मैं एक दिन खाती हूँ तो मैं दूसरे दिन ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का, मैंने दूध बहुत पिया है, सब करा है। तो आई गेस इन चीज़ों का बैलेंस भी हो गया। पर हाँ, मेरा पॉइंट था वेट लूज़ को लेके। सो आप इस चीज़ पे बिल्कुल मत डरो कि आप 1 साल तक अगर मोटे लग रहे हो। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी थी, मेरा कंसीव करने का वेट भी जो था वो भी आई गेस 72-73 था। तो मैं तभी ऐसी थी और अब भी ऐसी हूँ। मैं वेट लूज़ करना चाहती हूँ बट मैं तभी करूँगी एक्सरसाइज या अपने स्टमक पे प्रेशर तभी दूँगी जब मेरी बॉडी मेरे को अलाउ कर पाएगी, वरना तब तक मैं ऐसी ठीक हूँ। सो ये थे मेरे कुछ सजेशंस। अगर आपका सी सेक्शन होने वाला है तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की है। अगर किसी का सी सेक्शन होने वाला है और उन्हें पता है कि उनका सी सेक्शन शेड्यूल्ड है तो ये वीडियो उनके बहुत काम की है। प्लीज़ अपनी मॉम फ्रेंड्स या टू बी मॉम फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।